नमस्कार प्रिय छात्रों, सरस्वती स्कूल की यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत व अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में अपन ने सेल ऑर्गन्स के बारे में बातचीत की थी। वो सेल ऑर्गन्स अपना माइटोकॉन्ड्रिया था, यानी कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चर्चा की थी। आज अपन अन्य सेल ऑर्गन्स के बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें अपना पहला सेल ऑर्गन्स यानी कोशिकांग लवक रहेगा। लवक आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक लवक, जिसे अपन प्लास्टिड के नाम से भी जानते हैं। प्लास्टिड कह सकते हैं, लवक कह सकते हैं। इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। लवक क्या है, इनकी खोजकर्ता कौन है, आकृति क्या है, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर आउटर स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले लवक की हिस्ट्री जान लेते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है? इतिहास। लवक क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, अधिकतर लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लांट में ज्यादा मिलते हैं, कुछ शैवालों में भी लवक पाए जाते हैं, परंतु अधिकतर मात्रा में ये लवक अपने प्लांट सेल के अंदर मिलेंगे। लवक की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में इसके बारे में अपन जानकारी जुटाएं। लवक का नाम व खोज। लवक के खोजकर्ता, लवक के खोजकर्ता है वह नामकरणकर्ता वैज्ञानिक का नाम हैकल है। हैकल नामक वैज्ञानिक ने इस लवक को नाम लवक रखा तथा इसकी खोज की थी। ध्यान रखें, इसी लवक के अंदर हरित लवक जिसे अपन क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसका नामकरण व खोज सिम्पर ने की थी। सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने इस हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी तथा और लवक की खोज हैकल ने की थी। ध्यान रखें, लवक एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। पिछले वीडियो में अपन ने बातचीत की थी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, इकेरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग। उसमें आपको मैंने बताया था सेल ऑर्गन कोशिकांग के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक दोनों के ऊपर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। दो कलाएं, दो लहर, दो झिल्लियां पाई जाती है तथा कुछ अन्य उदाहरण बताए थे, जैसे गाल्जी काय, अंतःप्रधवी जालिका, लाइसोसोम। इन कोशिकांगों पर इकेरी झिल्ली पाई जाती है, यानी सिंगल आवरण होता है। और कुछ कोशिकांग जैसे राइबोसोम, इस पर झिल्ली नहीं पाई जाती, या इन्हें अपन कह सकते हैं झिल्ली रहित कोशिकांग। यानी कोशिकांग के अंग को इस झिल्ली के बेस पर अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया था। जैसे दोहरी झिल्ली में अपन ले सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया लवक को, तथा इकहरी झिल्ली के अंदर अपन ले सकते हैं गोल्जी काय, अंतःद्रवी जालिका, लाइसोसोम, आदि अंग को। झिल्ली रहित कोशिकांग में जैसे राइबोसोम। तो
कोशिकांगों को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया। डबल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग जिसमें अपने माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक आता है, इकेरी झिल्ली या सिंगल लेयर युक्त कोशिकांग, गोल्जी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका या अंतःद्रवी जालिका, लाइसोसोम वगैरह आते हैं। झिल्ली रहित कोशिकांग में अपने राइबोसोम आता है। तो ध्यान रखिए मित्रों, माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक पर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इंपॉर्टेंट बात। अब अपन बात करें ये लवक कोशिका के अंदर कैसे क्या होते हैं, स्थिति क्या होती है, उसके बारे में बात करें तो कोशिका के अंदर या कोशिका ध्रुवी के अंदर ये लवक बिखरे हुए रहते हैं। अनियमित आकृति होती है, गोलाकार, अंडाकार, ताराकार आकृति बनाते हुए कोशिका ध्रुव में बिखरे हुए रहते हैं। और आगे अपन बात करें, ध्यान रखें लवक अपने प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अपने को लवक नहीं मिलते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे नीलहरित शैवाल की बात करें, इस नीलहरित शैवाल में मैंने आपको बताया है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, परंतु नीलहरित शैवाल एक अपवाद है जिसमें लवक न होकर लवक जैसी संरचना होती है जिन्हें क्रोमेटोफोर कहते हैं। क्रोमेटोफोर या वर्णकधर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लवक नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक कोशिका को अपन असीम केंद्र की, हालांकि आपको मैंने बता रखा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर। इसी प्रोकैरियोटिक कोशिका को असीम केंद्र की भी कहते हैं। इसके अंदर लवक नहीं पाए जाते, परंतु अपवाद स्वरूप नीलहरित शैवाल में लवक पाए जाते हैं। उन लवक को क्रोमेटोफोर वर्णकधर कहते हैं। यानी ये आदिम प्रकार के लवक होते हैं जिनका नाम क्रोमेटोफोर या वर्णकधर आप कह सकते हैं। कवक के अंदर भी लवक नहीं पाए जाते हैं, जंतु के अंदर भी लवक नहीं पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में ये लवक पाए जाते हैं। आगे अपन लवक के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ प्लेस्टिड्स। ये लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्णक के आधार पर इन लवकों को वर्णक के आधार पर लवक को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला लवक है ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट, थर्ड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जिसमें किसी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता है, इसमें कलर पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है और इसमें हरा वर्णक पाया जाता है, इसलिए इसको हरित लवक भी कहते हैं। हरित लवक बोल सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हो आप। इसमें क्रोमोप्लास्ट में अन्य प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं हरे वर्णक के अलावा। इसमें किसी प्रकार का वर्णक या रंग नहीं पाया जाता है। सबसे पहले अपन ल्यूकोप्लास्ट की बात करें। ल्यूकोप्लास्ट वर्णक रहित होते हैं, वर्णक नहीं पाए जाते हैं, वर्णक नहीं होते हैं इसमें। इनकी आकृति अनियमित अंडाकार हो सकती है। ये संग्रहित पादप भाग है, संग्रहित संचित भोजन वाले पार्ट, मांसल, गुद्दादार, ऐसे पादप के भागों में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। आगे अपन बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट में जिस प्रकार के भोजन स्टोरेज होते हैं उसी के आधार पर इसे वापस अन्य भागों में भी डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले अपन बात करें एमाइलोप्लास्ट। जिसे आप मंड लवक भी कह सकते हैं। मंड
लवक, मंड, जिसे आप स्टार्च भी कहते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य हुआ, इसमें स्टार्च का संचय होता है। अगर किसी पादप के पार्ट में स्टार्च का संचय है, मंड का संचय है, तो उन्हें अपन एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। जैसे आलू है, ऐसे आलू वगैरह है, या अन्य प्रकार के जो भाग है जिसमें कलर नहीं है, स्टार्च की भरपूर मात्रा है, मंड की मात्रा है, तो उस प्रकार के लवक को अपन या उस प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट को अपन एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इस प्रकार के लवक में वसा का स्टोर होता है। वसा, अगर किसी लवक में वसा की मात्रा भरपूर है तो उन्हें अपन एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। जैसे अपन बात कर लेते हैं, मूंगफली है, तिल्ली है, सोयाबीन है, अरंडी है, यानी तेलीय पादप के भाग या जिसके अंदर तेलिया वसा की मात्रा ज्यादा है, तो वहां पर अपने जो लवक होता है उन्हें अपन एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। मूंगफली के बीज, सरसों, अरंडी के बीज, सरसों के बीज, अरंडी के बीज, मूंगफली के बीज, ऐसे जो पादपों के बीज होते हैं उनमें वसा व तेल की मात्रा ज्यादा होती है। वसा तथा तेल की मात्रा ज्यादा होती है, उस प्रकार के लवक को अपन एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। थर्ड में बात करूं, प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट, एन्यूरोप्लास्ट, इसका एक नाम और हो सकता है एन्यूरोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। तो इनमें प्रोटीन का संचय होता है। पादपों के वह भाग जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, उन लवकों को अपन प्रोटीनोप्लास्ट या एन्यूरोप्लास्ट कहते हैं। ये अपने 3 प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट में वर्णक यानी रंग नहीं होते हैं, ये पादप के संचित भागों में स्टोरेज रहते हैं। ये वापस जिस प्रकार के भोज्य पदार्थ स्टोर करते हैं उसी के आधार पर उन्हें वापस नाम दिया गया है। एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च का संचय होता है, एल्यूरोप्लास्ट में वसा का संचय होता है, प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन का संचय होता है। आगे अपन बात कर लेते हैं क्रोमोप्लास्ट की। आगे अपन क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड अपना क्रोमोप्लास्ट, नाम से ही स्पष्ट है। वैसे पहले मैंने आपको बताया भी, इसमें वर्णक नहीं होते हैं, इसमें वर्णक होते हैं, इसमें हरा वर्णक होता है। तो पादपों के हरित रंग या हरे रंग को छोड़कर बाकी अन्य प्रकार के रंग है या वर्णक है, उनमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट में वर्णक पाया जाता है परंतु हरा रंग नहीं होता। अब ये वर्णक अपने को पादपों में कहाँ मिलेगा? जैसे अगर अपन बात कर लेते हैं, गाजर लाल रंग की होती है, तो वहां पर अपने लाइकोपीन नामक वर्णक होता है। लाइकोपीन, गाजर है, टमाटर है, इनमें लाइकोपीन वर्णक मिलता है और इनको अपन क्रोमोप्लास्ट कह सकते हैं। इसी प्रकार अपन बात कर लेते हैं फूलों की। कहीं सफेद फूल होते हैं, कहीं गुलाबी होते हैं, कहीं पीले कलर के फूल होते हैं, तो वहां भी ये अपने क्रोमोप्लास्ट वर्णक पाया जाता है। इस वर्णक का जैसे अपन बात करते हैं फूलों की, तो कुछ में सफेद फूल है, किसी में गुलाबी है। ये कलर होने के कारण विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे फूलों की तरफ आकर्षित होते हैं और परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। परागण की क्रिया, कलर के कारण ही विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे फूलों की तरफ से अटैक्ट होते हैं, उनकी तरफ जाते हैं, विभिन्न प्रकार के परागकण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जिस प्रक्रिया को अपन कहते हैं परागण क्रिया।
तो परागण क्रिया संपन्न होने में भी क्रोमोप्लास्ट का महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर यही वर्णक जैसे पीले कलर का है, पीले रंग के जैसे विभिन्न प्रकार के फूल वगैरह होते हैं, ये लाल रंग जैसे गाजर टमाटर की बात करें तो लाल रंग है तो इसको अपन लाइकोपीन कहेंगे, और पीला रंग है तो उन्हें अपन जेंतोफिल कहेंगे। जेंतोफिल, जब किसी पादप के किसी भाग में पीला रंग प्रेजेंट है, भले चाहे फूल हो चाहे जड़ तना पत्ती है, तो वह जेंतोफिल वर्णक पाया जाता है और उसे अपन सम्मिलित रूप से कहेंगे भाई इसमें वर्णक क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है। आगे अपन तीसरे प्रकार के वर्णक की बात करें, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये पादपों में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण लवक है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी का होता है, इसी कारण पादप हरे रंग के होते हैं। इसी लवक के कारण ये हरे रंग का होता है। हरे रंग होने के कारण संपूर्ण पादप के भाग, अधिकतर भाग जड़ तना पत्ती हरे रंग के दिखाई देते हैं। और इस लवक का नामकरण वे खोजकर्ता, आपको भी पहले बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, इस क्लोरोप्लास्ट की खोज व नामकरण शिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। शिम्पर ने इसे क्लोरोप्लास्ट हरित लवक नाम दिया, खोज भी इसी ने की थी। ये लवक है, लवक का वापस तीसरा प्रकार क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट नामकरण शिम्पर ने किया और खोज भी इसी ने की थी। हरा रंग है, पौधे में बहुत ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। और पादप की कोशिकाओं के अंदर देखें तो इसकी आकृति अनियमित होती है। अधिकतर इसकी आकृति अंडाकार छत्राकार दिखाई देती है, जो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसका प्रमुख कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। इसका इंपॉर्टेंट रोल ये होता है। आगे अपन बात करते हैं इसी लवक, हरित लवक की संरचना किस प्रकार की है, इसके अंदर क्या क्या और पार्ट है, उसके बारे में अपन बातचीत करते हैं। आपके सामने डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम अपने लवक का है, इसके बारे में अभी अपन बातचीत करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ लवक। लवक 5 से 10 माइक्रोन लंबे होते हैं तथा 2 से 4 माइक्रोन चौड़े होते हैं, या भले आप कह सकते हैं व्यास के होते हैं। 5 से 10 माइक्रोन लंबे तथा 2 से 4 माइक्रोन चौड़े या व्यास के अंग होते हैं। आगे अपन बात, ये तो इसके आमाप की बात हुई, आमाप। फिर आगे अपन बढ़ते हैं इस लवक के बारे में। तो लवक भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जो आपको मैंने बता दिया है। ये दोनों झिल्लियां ये हैं। बाहर वाली झिल्ली को अपन इनर मेम्ब्रेन या बाह्य झिल्ली कहते हैं। सॉरी, बाहर वाली झिल्ली को अपन आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाली झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन या बाह्य झिल्ली कहते हैं। अंदर वाली झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, इस वाली झिल्ली को अपन इनर मेम्ब्रेन या अंतः झिल्ली कह सकते हैं। अंदर वाली झिल्ली तथा बाहर वाली झिल्ली दोनों वसा तथा प्रोटीन से बनी हुई होती है। वसा और प्रोटीन से बनी हुई होती है दोनों झिल्लियां वसा तथा प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। ये बिल्कुल स्मूथ होती है, चिकनी होती है, किसी प्रकार के उभार इस पर नहीं पाए जाते हैं। क्लियर आपको दिखाई दे रही है, ये बाहर वाली झिल्ली, ये अंदर वाली झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है। आगे अपन बात करें इसके अंदर की, तो इसके अंदर वाले भाग को, ये जो भाग दिखाई दे रहा है, उन्हें अपन स्ट्रोमा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले भाग को अपन कहते हैं स्ट्रोमा।
ये जो अंदर वाला भाग है उसे अपन स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर जल, खनिज लवण, राइबोसोम 70S टाइप का, राइबोसोम 70S प्रकार का डीएनए इत्यादि कोशिकांग स्ट्रोमा के अंदर पाए जाते हैं। जल, खनिज लवण, राइबोसोम, डीएनए, प्लास्टोग्लोबुली, ऐसे विभिन्न प्रकार के खनिज लवण वगैरह ये सभी स्ट्रोमा वाले पार्ट में ऐसे बिखरे हुए पाए जाते हैं। ये आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट जिसमें जल है, खनिज लवण वगैरह है, राइबोसोम, डीएनए होते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था इसमें भी 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S राइबोसोम होता है, और कोशिका द्रव्य में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और इसका भी स्वयं का डीएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का भी स्वयं का डीएनए होता है। इसीलिए इसे भी अर्ध स्वायत्त शासी अंग कहते हैं, अर्ध स्वायत्त शासी अंग। ये शब्द माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक के लिए काम में लिए जाते हैं। हेमी ऑटोनोमस ऑर्गन में माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक को रखा गया है, क्योंकि इसमें स्वयं के डीएनए तथा स्वयं के राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए ये अपने स्वयं के को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, अपना निर्माण स्वयं करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए इसे हेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स कहा जाता है। ध्यान रखिए, स्ट्रोमा वाले भाग में अप्रकाशिकी अभिक्रिया संपन्न होती है। अप्रकाशिकी अभिक्रिया स्थल स्ट्रोमा अपने जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दो भागों में डिवाइड करते हैं, प्रकाशिकी अभिक्रिया, अप्रकाशिकी अभिक्रिया। तो अप्रकाशिकी अभिक्रिया यहां संपन्न होती है, ये वाला जो भाग है ये स्ट्रोमा कहेंगे इस वाले भाग में। तो यहाँ अप्रकाशिकी अभिक्रिया का स्थल है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, लवक के अंदर अप्रकाशिकी अभिक्रिया का स्थल किसे कहा जाता है, तब आप आंसर देंगे स्ट्रोमा। और प्रकाशिकी अभिक्रिया का स्थल पूछे तो प्रकाशिकी अभिक्रिया का स्थल है अपने ग्रेना। प्रकाशिकी अभिक्रिया का स्थल ग्रेना होता है, अप्रकाशिकी अभिक्रिया का स्थल स्ट्रोमा होता है। तो पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर को, आंतरिक संरचना को अपन दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट आप नाम दे दो स्ट्रोमा, सेकंड वाले को आप दे दो ग्रेना। ये जो आपको बीच में सीधी लंबी लाइनें दिखाई दे रही है, इकेरी पतली झिल्लियां, जिन्हें अपन लेमिली कहते हैं, लेमिली। ये जो पट्टी दिखाई दे रही है आपको बीच बीच में, ये जो कनेक्शन है उनको अपन लेमिली कहते हैं। ये वाला भाग तो पूरा स्ट्रोमा है, इसके बीच में ये झिल्लियां दिखाई दे रही है, इकेरी लेमिली कहते हैं। लेमिली आपस में थाइलेकाइड को जोड़ती है। लेमिली का क्या काम होता है? थाइलेकाइड को जोड़ना। ये आपको बीच बीच में बहुत सारी झिल्लियां दिखाई दे रही है, इन्हें अपन लेमिली कहते हैं। यही लेमिली जब आगे बढ़कर थोड़ी चौड़ी चपटी फूल जाती है, ये जैसे लेमिली आगे बढ़ी हुई है, ये आगे से फूल गई है, तो इन्हें फिर थाइलेकोइड कहा जाता है। थाइलेकोइड, यह आपको मैंने और बता रखा है। ये लेमिली जब किसी स्थान पर चपटी फूलकर बड़ी हो जाती है तो उन्हें अपन थाइलेकोइड्स कहते हैं। आगे मैं बात करूंगा, थाइलेकोइड जब बहुत सारे समूह में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, बंडल का रूप धारण कर लेते हैं, तब उन्हें अपन ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम और ग्रेना दो शब्द है, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है जो भी आपको मैं बताऊंगा।
थाइलेकोइड यानी लेमिनी जब फूल जाती है, बड़ा रूप धारण कर लेती है थोड़ी, तो उन्हें अपन थाइलेकोइड नाम देते हैं। यही थाइलेकोइड जब बहुत सारे बंडल रूप में, या अपन यूं कह सकते हैं थाइलेकोइड के समूह को या थाइलेकोइड के बंडल को, ये एक तो है थाइलेकोइड्स, बहुत सारे थाइलेकोइड के बंडल को, समूह को अपन कहते हैं ग्रेनम। ये एक ग्रेनम है। जब किसी लवक में बहुत सारे ग्रेनम है तो उन्हें अपन ग्रेना कहते हैं। ग्रेनम एक वचन शब्द है, एक वचन, और ग्रेना बहुवचन शब्द है। ये तो अपने हैं लेमेली, जब ये फूल जाती है, चपटी हो जाती है, तो उन्हें अपन नाम दे रहे थाइलेकोइड्स। एक को, इस वाले भाग को अपन थाइलेकोइड्स नाम देंगे। चपटी, पतली, मोटी हो जाती है। बहुत सारे थाइलेकोइड जब ग्रुप एवं बंडल समूह में है, थाइलेकोइड का बंडल अपने क्या कहलाएगा, या अपन यूं कह सकते हैं, कई बार प्रश्न यूं भी आता है, सिक्के के चट्टू की तरह जो संरचना दिखाई देती है उन्हें अपन कहते हैं ग्रेनम या ग्रेना। ग्रेनम या ग्रेना। स्टोमा के अंदर थाइलेकोइड का समूह पाया जाता है, थाइलेकोइड का बंडल पाया जाता है, सिक्कू के चट्टे की तरह संरचना दिखाई देती है, उन्हें अपन कहते हैं ग्रेना। ग्रेना और ग्रेनम में डिफरेंस यही है, ग्रेनम एक वचन है और ग्रेनम एक वचन शब्द है, ग्रेना बहुवचन शब्द है। ये तो अपना हो गया एक ग्रेनम, और ये इन तीनों को एक साथ अपन कह सकते हैं ग्रेना। इस पूरे को कहेंगे ग्रेनम, और इसको इन दो तीन को सम्मिलित रूप से कहेंगे ग्रेना। ये डिफरेंस होता है। फिर आगे अपन बात करते हैं, ये जो आपके थाइलेकोइड्स हैं, इस थाइलेकोइड्स का मैंने बड़ा रूप बना दिया है। इस थाइलेकोइड्स में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिन्हें अपन क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम थाइलेकोइड्स की झिल्ली पर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है। ये थाइलेकोइड्स है, इसके ऊपर छोटे छोटे पार्ट होते हैं। ये आपको बड़ा रूप दिखाई दे रहा है, जिन्हें अपन कहते हैं क्वांटासोम। थाइलेकोइड की सतह पर ये अंदर की तरफ बहुत सारे लवक पाए जाते हैं, या बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्वांटासोम कहते हैं। कहने का मतलब क्वांटासोम एक छोटी यूनिट है। जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में F1 कण, ऑक्सीसोम कण होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई वो अपने F1 कण है, ऑक्सीसोम है, उसी प्रकार लवक की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्वांटासोम है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई F1 कण, ऑक्सीसोम प्रारंभिक कण है, उसी प्रकार लवक की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्वांटासोम है। क्वांटासोम नाम पार्क व बिगिन ने दिया था। पार्क व बिगिन नामक वैज्ञानिक ने क्वांटासोम नाम दिया था। इसी क्वांटासोम में लगभग 230 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं यहाँ, और बीच में हरित लवक ए, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। बीचों बीच में हरित लवक ए प्रेजेंट होता है, वर्णक ए प्रेजेंट होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाता है। ये इसके आसपास में जो सहायक वर्णक है, इनको अपन सहायक वर्णक कहते हैं, ये प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और इस हरित लवक ए के पास, क्लोरोफिल ए के पास भेजते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रमुख स्थल होता है। आगे मैं बात करूंगा इस लवक के क्या कार्य होते हैं। लवक के कार्य, वर्क, फंक्शन। लवक के कार्य, सबसे पहला कार्य करता है लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण
की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने का प्रमुख कार्य लवक करता है। दूसरे कार्य की बात करते हैं, यही लवक CO2 को ग्रहण कर, CO2 को ग्रहण कर जल अपघटन द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करना, वातावरण शुद्धिकरण का कार्य भी लवक ही करते हैं। CO2 को ग्रहण करते हैं, जल का अपघटन करते हैं तथा अपने को ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य भी लवक ही करते हैं। तीसरे फंक्शन की बात करें कार्य की, यही लवक प्रकाशीय श्वसन में भाग लेते हैं। प्रकाशीय श्वसन में भाग लेने की वजह से प्रकाशीय श्वसन की प्रक्रिया वैसे अधिकतर अपने नाइट में संपन्न होती है, जिसमें लवक प्रमुखतया हरित लवक, ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया, प्राक्सीसोम, ये तीनों अंग एक साथ भाग लेते हैं, तब प्रकाशीय श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। लवक में अपने हरित लवक, ध्यान रखिए, हरित लवक प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, या माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, और प्राक्सीसोम, तीनों एक साथ मिलकर प्रकाशीय श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। चौथे फंक्शन की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय लवक, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय लवक में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ को संग्रह करने का कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार के फूलों में रंग भी इसी के कारण होते हैं। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ, गाजर, टमाटर, लाल मिर्च वगैरह, लाल मिर्च को छोड़कर ये जो वर्णक है, इन विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ स्टोर रहते हैं। धन्यवाद छात्रों, आज की क्लास को मैं यही समाप्त करूंगा। आगे अपना टॉपिक सेल ऑर्गन से ही होगा। अभी अपन ने 2 सेल ऑर्गन्स कोशिकांग देख लिए, माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक। आगे अपन अन्य सेल ऑर्गन्स, गोल्जी काय, अंतःपृष्ठीय जालिका के बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।